Listen to me very carefully. We are officially starting off with wave, but we need to start with the very basics. ठीक है? आपके पास वेव क्या होता है? वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और उसके लिए जरूरी होता है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होनी चाहिए. इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, हमें पता है वहां से एनर्जी जो होती है वो प्रोपगेट करती है. प्रोपगेट का मतलब है सीधा चलती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं इधर. भाई जैसे ये है, सही है, ये है, सही है, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस थी. इसको जब मैंने कुर्सी को गिराया तो इस सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से आप लोगों की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हुई. इन द साउंड आपके पास ट्रांसफर हुआ विच इज एनर्जी इटसेल्फ. सही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये एनर्जी इधर से प्रोपगेट होकर स्ट्रेट लाइन में आपकी तरफ गई है, लेकिन ये ओमनी डायरेक्शन में थी. ये ऊपर भी जा रही थी, राइट पे भी जा रही थी, आप लोगों की तरफ भी जा रही थी. सही है? अब इसके बाद हमारे पास मेजर चीज होती है कि मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट किस तरीके से हुई थी, which dictates the type of the wave involved. So सबसे पहली चीज ये है हमारे पास कि भाई वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? प्रोपगेशन का मतलब जब भी आए, प्रोपगेशन का मतलब तो इसका मतलब है कि सीधी लाइन में चल रही है. सही है? एनर्जी प्रोपगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, माइंड यू. ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद इसमें कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. यहां पर जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वेव इज अ मींस फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी वाया ऑसिलेशंस, वी नो इट. फिर हमारे वायरलेस एनर्जी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द वेव्स कॉजेस नो ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर. इसका मतलब यह है कि भाई अगर मेरे पास वेव्स इन्वॉल्व्ड हैं, सही है, वेव कभी भी एक जगह से मास को उठा के दूसरी जगह पे नहीं पहुंचाएगी. रिमेंबर दिस थिंग, द मास विल सिंपली ऑसिलेट about its fixed position. जैसे ही वेव पास हो जाएगी, once the wave has propagated through it, उसके बाद जो है हमारे पास वो जो मास होगा, it will return back to its original position and orientation. It will not budge from its original position. The final displacement will always be zero. Keyword है displacement. सही है? अगर पार्टिकल्स का जिक्र करते हैं तो उसमें हम लोग डिस्टेंस नहीं यूज करते, हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं. वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है. सही है? लेकिन इवेंचुअली वो जीरो पे लाजमी पहुंचेगा जब वेव पास हो जाएगी. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है? इट विल नॉट ट्रांसफर एनी मैटर. यस, अभी हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स पर हैं. सही है? अभी हम लोग स्टेशनरी की बात ही नहीं कर रहे, अभी बिल्कुल बेसिक, बियर बोर्न बेसिक है. ठीक है? सही है? यहां तक पहुंच गए? अच्छा, उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अ मैकेनिकल वेव इज वन इन विच देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल मीडियम. अब आपके पास साउंड वेव थी, दैट इज अ मैकेनिकल वेव. द रीजन इज दैट कि इसके अंदर मीडियम की जरूरत होती है. वो मीडियम एयर है, या आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, या लिक्विड फेज भी हो सकता है. अगर मैकेनिकल वेव जो होती है, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी अगर बीच में वैक्यूम आ जाए. ठीक है? हमारे पास EM वेव्स होती हैं दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस even between a vacuum. Is that clear? All mechanical waves require a medium for transmission. Sound itself is a mechanical wave. Is that clear? बच्चों वाली बातें अभी. ठीक है? यहां तक भी पहुंच गए. फिर मैंने ये लिखा है, वही जो अभी बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी थ्रू रेपिटेड ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. नो मटीरियल मीडियम इज नीडेड फॉर EM वेव ट्रांसमिशन. अब इसके अंदर मैंने एक पॉइंट जो ये वाला लिखा है, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना. जब पोलराइजेशन आएगा तो उसमें आपको ये बेटर समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या था. इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है, इसमें दो फील्ड्स होती है. एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड. ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज पे वाइब्रेट कर रही होती हैं. ठीक है? तो इस वजह से हम लोग इसको भी जो है ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. यहां तक हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला जो हमारे पास एक ग्राफ है, पहले इस पे नजर डालो. ये हमारे पास एक ग्राफ है. मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद दिस आइडिया. ये आपका O लेवल स्टफ है
कि भाई इधर देख लो, मेरे पास एक है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ के अंदर सबसे पहली जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है, ज़रा इधर देखो कि मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा हाफ साइकिल होती है, सही है, और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास फुल साइकिल होती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्ड नजर आ रहा है, दिस डिस्प्लेसमेंट वर्ड इज एसोसिएटेड विथ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जब पार्टिकल अपनी पूरी डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करके जब जीरो पे पहुंचता है तो उसके बाद जो है वो हम कहते हैं वन ऑसिलेशन होती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट इस तरीके से भी कर सकता हूं कि भाई सपोज करो मैं एक पार्टिकल हूं, वेव मेरे पास से पास होके गई, पहले मैं इधर स्टिल पोजीशन में हूं, मैं पहले इधर मूव हुआ, फिर मैं इधर मूव हुआ, फिर मैं इधर से इधर मूव हुआ, और फिर मैं ये वापस आया। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वन साइकिल। वन साइकिल कब होगी? जब मैं पहले इस साइड पर गया, फिर मैं ये वापस आया, हाफ साइकिल, इधर तक गया 3/4 साइकिल, और इधर तक वापस आया 1 साइकिल। इज दैट क्लियर? सो ये 1 साइकिल की बहुत ज्यादा हमारे पास अहमियत है। जरा इधर देख लो, हमारे पास यहां तक 1 साइकिल कंप्लीट हुई। अगर हमने इधर से लेकर इधर तक का ये डिस्टेंस निकाल लिया तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एज 1 वेवलेंथ। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसको हम लोग 1 वेवलेंथ कहते हैं। प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। सही है? इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये हमारे पास वेवलेंथ हो गया यहां पर। अच्छा, वेवलेंथ निकालने के 2-3 तरीके हैं, जरा सुनो। एक तो यहां से लेकर यहां तक देख लो, बहुत आसान होता है। एक हमारे पास है क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ये भी देख सकते हो। अगर आपको काउंटिंग देखनी है कि इसकी कैसे हुई है काउंटिंग, तो यहां से देख लो। यहां से लेकर यहां तक क्वार्टर, यहां से लेकर यहां तक हाफ, यहां से लेकर यहां तक 3/4 और यहां तक फुल। समझ गए? एक ये तरीका है। एक हमारे पास तरीका ये है कि आप ट्रफ टू ट्रफ निकाल लो, ट्रफ टू ट्रफ भी हो सकता है। और एक थोड़ा सा एडवांस तरीका होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे अगर मैं इस पोजीशन को मार्क कर रहा हूं, यही पोजीशन मेरे पास दोबारा रिपीट हो रही है, इधर इस पार्ट पे रिपीट हो रही है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ गए? इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन फेज, अभी फेज पे हम लोग आएंगे बाद में, सही है? इज दैट क्लियर? फेज पे अभी हम लोग आएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस था, और एक मेरे पास ये वाला जो ग्राफ है ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। Displacement once again is associated with the position of the particle relative to its mean position, which is rest position. उसके अलावा इसके अंदर जरा सुनो, टाइम पीरियड का मतलब ये है कि भाई मैं टाइम पीरियड का भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताना चाहता हूँ। इस तरह है कि भाई हमजा ने एक स्टॉप वॉच रखी हुई है, जैसे ही वेव मुझे टच करती है, स्टॉप वॉच को इससे स्टार्ट किया, मैं पहले इधर तक गया, फिर मैं इधर तक आया, फिर मैं इधर तक गया, और फिर मैं वापस आया, से स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया। दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। यानी पूरा जो पार्टिकल हो वो अपनी कंप्लीट ऑसिलेशन जब करेगा, वो जो टाइम गुजरा था उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। इज दैट क्लियर? टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन या 1 कंप्लीट वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर भी सिंपल सी चीज है कि भाई अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपके पास वेवलेंथ के तरीके थे, इसमें हमारे पास टाइम पीरियड की ये तरीका है कि भाई आप इसके अंदर ये कर लो, यहां से लेकर यहां तक निकाल लो, दैट इज द टाइम पीरियड। यहां से लेकर यहां तक इज ऑल्सो द टाइम पीरियड, यहां से लेकर यहां तक इज ऑल्सो द टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? या यहां से लेकर जहां पे रेपिटेशन शुरू हो रही हो, तो ये वाला डिस्टेंस भी जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? इनको हम लोग कहते हैं पॉइंट्स इन फेज। ठीक है? इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अच्छा, अब इसके बाद जो है, अब हम लोग फेज की भी बात कर लेते हैं। इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में भी अप्लाई हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी अप्लाई हो सकता है ये चीज़। अब ज़रा इधर देखो, इसमें होता क्या है, फेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास
पूरी जो एक कंप्लीट साइकिल होती है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग 360 डिग्रीज के अंदर इसको ब्रेक कर देते हैं। सही है, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि मेरे पास इस वाली पर्टिकुलर पोजीशन को मैं मार्क कर सकता हूं एज 360 डिग्रीज। तो ये मिडल वाली पोजीशन कितनी हो जाएगी, 180 डिग्रीज हो जाएगी। ये वाली मेरे पास कितने पे आ जाएगी, 90 हो जाएगी, एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेस। फेस को हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या हम लोग इसको रेडियंस में भी कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियंस का जो है हिसाब ये है कि पाई रैड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि भाई 2 पाई रैड, ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, पाई रैड हो जाएगा, और ये पाई ओवर 2 रैड। सही है, रेडियंस में भी कोट होता है फेस, और मेरे पास जो है डिग्रीज में भी कोट होता है। ठीक है, अब मैं वर्बली आपको एक चीज बता रहा हूं। एक वर्ड आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस सुन लो कहां कहां अप्लाई हो सकता है। सिंगल वेव के अंदर भी हो सकता है अप्लाई, या दो वेव्स हो सेम टाइप की विद द सेम फ्रीक्वेंसी, उन दोनों में भी अप्लाई हो सकता है हमारे पास फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मेरे पास दो वेव्स हैं, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अगर सिंगल वेव की बात कर रहे हैं, अगर सिंगल वेव की बात कर रहे हैं तो जरा सुन लो। मेरे पास अगर ये पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये वाला जो मेरे पास पॉइंट होगा, ये मेरे पास 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होगा। समझ गए? 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। क्लियर है? सिमिलरली इसके बीच में और इसके बीच में भी मेरे पास 180 का फेज डिफरेंस होगा, यानी इसके बीच में और इसके बीच में। समझ गए भाई? मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई इधर से देख लो, ये मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0 डिग्रीज पे मार्क कर रहा हूं तो ये 90 डिग्रीज हो गया, ये 180 डिग्रीज हो गया। समझ गए? प्लीज टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है, सुन लो, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 180, ये 270 और ये 360 डिग्रीज। ठीक है, डिग्रीज का साइन लगाना जरूरी है। यहां तक पहुंच गए? यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर ये पॉइंट ए है और अगर ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, 90। समझ गए? आप ये डायरेक्टली देखकर भी कर सकते हो। अच्छा, यहां तक तो गेम आसान है कि आपने ग्राफ देखा, कर लिया। सारा मसला शुरू तब होता है जब वो आपको ये बोले कि भाई आपके पास ये ग्राफ गिवन है। सही है, ये ग्राफ गिवन है, आपको बोल दिया यार ये ग्राफ है, आपको पेपर 2 में दे दिया। अब वो मुझे बोलता है कि यार इस ग्राफ को 90 आउट ऑफ फेस करके दो, यानी 90 आउट ऑफ फेस करके दो। जरा सुनो, मैं एक इधर ही एक क्वेश्चन बना लेता हूं कि इस पूरे ग्राफ को मुझे करना है 90 डिग्री आउट ऑफ फेस, आउट ऑफ फेस करना है। ठीक है, आउट ऑफ फेस ये मुझसे बोला है कि मुझे ग्राफ को करना है, ये प्लॉटिंग के लिए आ सकता है। अब जरा सुनो, सारे पॉइंट्स को आपकी मर्जी है, आप आगे करो या पीछे करो, फेज डिफरेंस शुड बी 90 आउट ऑफ फेस, आपकी अपनी मर्जी है। सही है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है सबको आगे कर दो। सही है, अब जरा सुनो, मेरे पास एक चीज पता है कि भाई यहां पे जो ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसको उठाकर मैं इधर मार्क कर सकता हूं। 90 का मतलब यही होगा ना कि 90 आउट ऑफ फेस करने के लिए तो मुझे यहीं पे मूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एक मैंने पॉइंट इधर मार्क कर दिया, ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला मेरे पास इधर मूव हो जाएगा। कैन यू सी दैट? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? मैं इसको मूव कर रहा हूं, पूरे पूरे ग्राफ को मूव कर रहा हूं 90 आउट ऑफ फेस। सही है, सिमिलरली ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है इसको मैं इधर मूव कर सकता हूं, और इस वाले पॉइंट को जो है मैं इसको इधर मूव कर सकता हूं। यानी आपके पास रियलिस्टिकली जो ग्राफ कुछ बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। कैन यू सी दैट? ये मैंने इसको 90 आउट ऑफ फेस किया है। कैन यू सी दैट? अब मैं बस डायरेक्टली इसको प्लॉट करता हुआ चला जाता हूं। सही है? इज दैट क्लियर? और ये इसको मैं बैकवर्ड भी एक दफा मार्क कर लेता हूं। ये आपका 90 आउट ऑफ फेज हो गया। ये लीडिंग और लैगिंग कैसे करेंगे? वो लीडिंग और लैगिंग आएगा ही नहीं, आपके पास नहीं आएगा, वो सिलेबस से अभी इसको नहीं
सही है, 90 आउट ऑफ फेस कर दिया है। समझ गए? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। ठीक है, यानी आपने पूरे ग्राफ को आपने थोड़ा थोड़ा राइट पे कर दिया है। सही है। अब याद रखना, वो आपको 45 भी बोल सकता है, 45 डिग्री भी बोल सकता है, 30 डिग्रीज भी बोल सकता है, 180 डिग्री भी बोल सकता है। सही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है, इज दैट क्लियर? दोबारा सुन लो, दोबारा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, वो ये है, फेज डिफरेंस जब भी आपको बोला जाएगा तो फेज डिफरेंस या तो सिंगल वेव पे अप्लाई होगा, एक ही वेव पर अप्लाई होगा, या ग्राफ को मूव करने के लिए बोला जाएगा, या फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में निकलेंगी, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दो वेव्स की वेवलेंथ एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, दो वेव्स का टाइप एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड भले डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर ये चीजें सेम होंगी तभी उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस का वर्ड आएगा, वरना फेज डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेव्स दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वो वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब उसके बाद जो है ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी मैंने यहां पे पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये मैंने एज इट इज कॉपी इसलिए किए हैं, डायरेक्टली मैंने जो है इसकी पिक्चर ही डाल दी है, क्योंकि डेफिनेशन जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो मैं आपको बता दूं, एक्यूरेसी इज अ मस्ट। ठीक है, अगर आपने सही से नहीं लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं प्रेशर, आप बोलोगे भाई प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, आपने ये लिख दिया, 0 मिलेगा आपको, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो पर इज अ की वर्ड, इसीलिए मैं इस साल में कभी भी गैम्बल ही नहीं करूंगा डेफिनेशंस के साथ। मैं चाहूंगा जो डेफिनेशंस आपके पास हैं आप इनको एज इट इज मेमोराइज करो जैसे लिखी हुई हैं। इतना तो कर सकते हो आप, फ्री के मार्क्स मिलेंगे डेफिनेशंस के। प्लीज डू इट, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप कॉपी कर लो। ओके, आफ्टर ऑल दीज डेफिनेशंस लिसन, जनरल वेव इक्वेशन इज समथिंग कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप ओ लेवल से करके आए थे कि भाई v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, वेयर v इज द स्पीड, ये हमें पता है कि v जो होता है स्पीड होता है, f इज द फ्रीक्वेंसी, और ये जो होता है लैम्डा जो होता है ये वेवलेंथ होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी करके भी लिख सकते हो इसको। सही है, ये भी आपके पास वर्केबल सोल्यूशन है, लेकिन इसमें जो t आएगा ये टाइम पीरियड इन सेकेंड्स, टाइम पीरियड इन सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंच गए? अब मैं आपको एक सवाल करवाना चाह रहा था, इधर देखो, एक सवाल है, जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुश्किल नहीं है, सोचना पड़ता है थोड़ा सा। एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सेंड्स आउट अ पल्स ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स होती है? EM वेव्स होती हैं। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अजम्पशन है, ये आपको रखना पड़ेगा दिमाग में, अगर आपने ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। सही है? प्लीज, an air traffic control system sends out a pulse of radio waves that are deflected by a jumbo jet. ठीक है, the reflection is picked up by the radio dish 0.007 seconds after the emission of the pulse. How far away is the plane? यानी इसका कहने का मतलब ये है, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। इधर देखो, मेरे पास एक डिश एंटेना है, सही है, लेट दिस बी द डिश एंटेना, सही है, और मेरे पास एक प्लेन है, लेट दिस बी द प्लेन। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन चल रहा है। इधर देखो, लिसन, इस प्लेन में से मेरे पास, सुन तो लो, इस प्लेन में से रेडियो वेव्स मेरे पास निकलती हैं। इधर देख लो, ये रेडियो वेव गई, इसको जाके हिट किया
और ये वेव मेरे पास वापस आई। कैन यू सी दैट? ठीक है, अब जरा सुनो, इसने मुझे कहा है the reflection is picked up by the radio dish 0.00 seconds after the emission of the pulse। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि पहले मेरे पास पल्स यहां तक गई और टकरा के जब ये वापस आती है, ये जो टोटल टाइम लगा है मेरे पास, ये मेरे पास लगा है जो टोटल टाइम आया है, टाइम इज इक्वल टू 0.007 सेकेंड्स। यहां तक पहुंच गए? ठीक है, मुझे बोलता है हाउ फार अवे इज द प्लेन, यानी मुझे निकालना है ये वाला डिस्टेंस d निकालना है। इज दैट क्लियर? तो भाई ये जो टाइम लगा है, ये तो टोटल टाइम है जाने का और वापस आने का। तो क्या मैं एक जनरल इक्वेशन इधर बना सकता हूं? स्पीड इज इक्वल टू 2 times the distance over the total time which is 0.007 seconds। यानी मेरे पास स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय 0.007 सेकेंड्स। d की वैल्यू जरा निकालो, कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 1.05 10⁻6 मीटर्स। सही है, ये चीज आपके पास यूटिलाइज होती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ चीज जो होती है आपके पार्किंग सेंसर्स में भी यूज होती है, और गाड़ी में जिनमें आपके पास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें भी यही यूज होता है। ठीक है, कि उसमें से गाड़ी में एक रेडार लगा हुआ होता है जो गाड़ी को जाकर टच होकर उसमें से सिग्नल वापस आता है और आप कैलकुलेट कर लेते हो कि कितने फासले पर है। ठीक है, यही टेक्नोलॉजी जो है तकरीबन इसी जैसी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। इज दैट क्लियर? सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये यूजलेस नहीं है, दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। ठीक है, इसको हम लोग एकोलोकेशन वाला मेथड भी कहते हैं। जरा सुनो, एकोलोकेशन जो वर्ड होता है, एको तो वैसे साउंड के लिए यूज होता है बट तरीका वैसा ही है। एकोलोकेशन बेसिकली जो बैट्स होते हैं ना, वो अंधे होते हैं, सही है, लेकिन वो क्या करते हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे अपने टारगेट इंसेक्ट या किसी भी चीज को अगर उनको अटैक करना होता है, दे यूज्ड एकोलोकेशन। उसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होती है, उसको फेंका जाता है अपने टारगेट पे और वो टकरा के वापस आती है। उसका जो ईयर्स हैं ऐसे डेवलप्ड होते हैं कि पूरा उसको मैप नजर आना शुरू हो जाता है दिमाग के अंदर कि भाई मेरा इंसेक्ट टारगेट इधर है, उसको जाके कैप्चर कर लिया। यही सेम टेक्नोलॉजी आपके सोनार सिस्टम में भी यूज होता है। सोनार सिस्टम जो होता है वो अल्ट्रासाउंड सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपके पास जो शिप होती है जो पानी के ऊपर चल रही होती है, वो बार बार डेप्थ कैलकुलेट कर रही होती है कि कितनी डेप्थ है मेरे पास। ऐसा तो नहीं है कि कोई पत्थर के साथ जाकर टकरा जाए। सही है, रेडार टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है, हर जगह पे ये यूज हो रहा होता है। गॉट इट? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है सबसे पहली चीज है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की बात कर लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव के अंदर बड़ी सिंपल सा एक आइडिया है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टेंड टू वाइब्रेट एट 90 डिग्रीज टू द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। यानी इसका कहने का मतलब ये, इसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं, इधर देखो, लिसन, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये वेव आ रही है मेरे पास, सुन लो, ये वेव आ रही है, वेव इधर तक पहुंची, ये पार्टिकल इधर गया, फिर वेव और आगे गई, पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया, कितनी साइकिल हो गई? हाफ साइकिल। फिर ये वेव और आगे गई, ये नीचे गया, और फिर ये वापस गई तो इधर गया। अब यू कैन क्लियरली सी दैट ये जो मूवमेंट थी इसके बिहाफ पर ये 90 डिग्रीज पर थी। ठीक है, 90 डिग्रीज पर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर आई वुड एडवाइज यू नॉट टू यूज द वर्ड अप एंड डाउन। अप एंड डाउन से बेटर है कि 90 डिग्रीज या नॉर्मल वर्ड यूज करो या परपेंडिकुलर वर्ड यूज करोगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ये एक डायग्राम है जिसमें दो बच्चे हैं, इन्होंने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट कि इसने इस रस्सी को ऊपर नीचे मूव तो किया है, लेकिन जो आपके पास वेव प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। सही है? इज दैट क्लियर? लेकिन एक चीज याद रखना कि जब आप ये वेव क्रिएट करते हो तो अगर यहां पर एक पार्टिकल होगा तो वो पार्टिकल कभी भी आगे नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पे ही ऑसिलेट करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये हो गई ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर इज अ काइंड ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स इन अ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल
टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव एनर्जी। उसमें क्या होता है, इसकी भी डेमोन्स्ट्रेशन देख लो। ये वेव है, ये पार्टिकल है, वेव का इसका इंफ्लुएंस शुरू हो गया, टकराई इसका वेव, ये पार्टिकल पहले इधर गया, फिर ये वेव और आगे गई, पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया, हाफ साइकिल, फिर वेव और आगे गई, पार्टिकल अपने पीछे गया, फिर वेव और आगे गई, पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। दिस इज ये जो मूवमेंट हुई थी, that movement of the particle was actually parallel to the actual propagation of the wave. Is that clear? इसको हम लोग कहते हैं transverse wave, longitudinal wave. अब longitudinal wave के अंदर जो सबसे important चीज ये है कि हमारे पास regions exist करते हैं। एक होता है रीजन कंप्रेशन का रीजन और एक होता है रेयरफ्रैक्शन का रीजन। कंप्रेशन का रीजन वो वाला रीजन होता है जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और रेयरफ्रैक्शन इज अ रीजन जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है, सही है, कि अगर मेरे पास कंप्रेशन रीजन एयर में सेट हुआ है तो उधर मेरे पास प्रेशर ज्यादा होगा एयर का या कम होगा? ज्यादा होगा। रीजन? मोर पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन दैट रीजन, क्योंकि करीब आ गए ना पार्टिकल्स। सही है। अच्छा, अब एक और चीज है, ये जैसा मेरे पास एक डायग्राम है ना, रिमेंबर दिस थिंग। इस डायग्राम के अंदर जरा सुन लो, ये जैसा रीजन है ना, कंप्रेशन का रीजन है। ये कंप्रेशन का रीजन आप जब इसको इसके ऊपर स्प्रिंग को पकड़कर राइट एंड लेफ्ट मूव करोगे, ये आपको ऐसा नजर आएगा कि ये वाला पूरा जो रीजन है कंप्रेशन का, ये आगे की तरफ जा रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसको विजुलाइज करना बड़ा जरूरी होता है कि ये विजुलाइज कैसे करें। जब आप करके देखो रियल वर्ल्ड में, तो आप एक काम करो, स्लिंकी स्प्रिंग होती है ना, वो खरीद लो, उस पर आप ट्राई करके देखो। यू विल नोटिस कि एक कंप्रेशन का रीजन होगा वो आगे जा रहा होगा, और इसके आगे एक रेयर फ्रैक्शन का रीजन होगा वो भी आगे जा रहा होगा। सही है। ये ऐसा नहीं होगा कि कंप्रेशन का रीजन ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, नहीं, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे, लेकिन जो आपको कंप्रेशन का रीजन नजर आएगा ये आगे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। समझ गए? इज दैट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है, ये जरा जो डेफिनेशंस हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशंस जो हैं, ये एज ऑलवेज इसको कॉपी कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में आती हैं तो लिख दो।